कैसे हैं आप सभी तो मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों में के करीब पहुँचेंगे और अपने लक्ष्य में मजबूत होंगे दोस्तों। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मैंने चैनल इसलिए शुरू किया है कि मैं आपको लक्ष्यों तक आपको पहुंचा सकूं दोस्तों। जी हाँ, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है, ये उन प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले बनाया गया था। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले बनाया गया था। आपको ऑप्शन है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, धौली में चट्टान में काटा गया हाथी, महाबलीपुरम पे चट्टान काटकर बनाए गए स्मारक और उदयगिरी में वरा प्रतिमा। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा उत्तर। दोस्तों, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो सबसे पहले बनाया गया था वो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर था। ए पे कूट दे रहा है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि ऋग वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बीच में क्या अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यही उत्तर देना है। ये देखते हैं। ऋग वैदिक आर्य युद्ध में कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। दूसरा कथन है ऋग्वैदिक आर्य सोना, चांदी और तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा ही जानते थे। तीसरा, ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर की जानकारी मिलती है। नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। आपका कूट है एक, एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आपके ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो कौन सा कूट पे आ रहा है, डी पे आ रहा है, डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद प्रमुख हैं। दूसरा, इस संस्कृति के लोगों का प्रमुख केंद्र मध्य देश था। इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वार तक था। सही कूट का चयन करते हुए उत्तर चुनना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों कि उत्तर क्या होगा, बताइए। फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, इसका कूट हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पहला दूसरा कहाँ पे, ए पे दे रहा है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं। पहला, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवाद, बहुदेववाद कहा जा सकता है। अगला है ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विषयों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। तीसरा है वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। चौथा है वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, उनके द्वारा कर्मकांड विशेष की आवश्यकता होती थी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसमें से पहला कथन आपका सही है कि ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवाद, बहुदेववाद कहा जा सकता है। दूसरा, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विषयों में आश्चर्यजनक समानताएं, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या है कि वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके कर्मकांड की विशेष की आवश्यकता होती थी। तो पहला, दूसरा, चौथा आपका सही है। तो कौन सा कोड सही है, डी ऑप्शन सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि यजुर्वेद को आगे और किन दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तीसरा है तैत्तिरीय यजुर्वेद और मध्यम यजुर्वेद। तीसरा है कपाल यजुर्वेद और ब्राह्मणिक यजुर्वेद। चौथा है काठक यजुर्वेद और कार्तिक यजुर्वेद। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि यजुर्वेद को आगे और किन दो शाखाओं में बांटा गया है।
तो दोस्तों यजुर्वेद को आगे जिन 2 शाखाओं में बाँटा गया है वो कौन सा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापोई यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? प्रश्न क्या है? वापोई यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, केन उपनिषद। तो दोस्तों वापोई यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन जिस उपनिषद में किया गया है उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? ज्योतिर्गमय या वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में क्या महत्व है? यानी इस शब्द का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है या आत्मा और ब्रह्मा के मिलन का प्रतीक है, या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है, या ज्ञान और विद्या की शक्ति का वर्णन करता है, या कर्म और फल के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि ज्योतिर्गमय के जो वाक्य है ये बृहदारण्यक उपनिषद में क्या महत्व रखता है? तो दोस्तों ज्योतिर्गमय या वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में है या आत्मा और ब्रह्म के मिलन का प्रतीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक काल में किस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है? इससे क्या है कि वैदिक काल में किस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में किया गया है, किस युद्ध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र युद्ध, दशराज युद्ध, पांडव कौरव युद्ध, या फिर महाभारत युद्ध। वैदिक काल में किस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है? तो दोस्तों अगर बात किया जाए 7वें मंडल की, तो 7वें मंडल में वैदिक काल के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, दशराज युद्ध। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रश्न पूछ रहा है कि चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? प्रश्न क्या है कि चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? पहला है ज्ञान, दूसरा मोक्ष, तीसरा कर्म, सुख। तो दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में उत्तर नहीं दिया करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? वो होता है सुख। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय कालखंड क्या है? प्रश्न क्या है? ऋग्वैदिक काल का समय कालखंड क्या है? ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 800 से 400 ईसा पूर्व। दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो समय कालखंड माना जाता है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सी कुड को दे रहा है, सी ऑप्शन दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर मेरे चैनल पे आप नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और फटाफट से वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों आपसे बहुत गुजारिश है कि बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया जा रहा है, और बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। यहाँ तक कि रेलवे के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? पहला है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। दूसरा, निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। तीसरा, दोनों पति पत्नी समान वर्ण के होते हैं। तीसरा है चौथा माफ़ कीजिए चौथा है दोनों पति पत्नी अलग अलग धर्म के होते हैं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरी कोशिश में है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो,
आप अपने एम को प्राप्त करें दोस्तों। हमारा लक्ष्य है आपका भविष्य सफलता। चलिए चलते हैं। तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष जो होता है वो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सैंडो सभ्यता के बाद जिन नवीन समय तक विकास हुआ उसे क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है, भारत में सैंडो सभ्यता के बाद जिस नवीन समय तक विकास हुआ उसे क्या कहते हैं। उसकी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल। सॉरी। तो दोस्तों भारत में सैंडो सभ्यता के बाद जिस नवीन समय तक विकास हुआ उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न क्या है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। आपके ऑप्शन है कर्णाद, अगला गौतम, पंतजलि, जैमिनी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। भाई दोस्तों कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो है कर्णाद। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, चलिए शुरू करते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पर दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लगन को अच्छा रास्ता दे पाएंगे दोस्तों। और अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आपका ऑप्शन अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम, आचरांक सूत्र। तो दोस्तों भारत के नामकरण में संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा जो विदय माधव से संबंधित है कौन से ब्राह्मण है, बताइए। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। तो दोस्तों सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से जो संबंधित ब्राह्मण वो कौन सा है, ऋषि, कौन ऋषि है, ऋषि गौतम, राहुगण। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति संस्कृति यानी 500 ईस्वी में दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 500 से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो पाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। आपके ऑप्शन क्या है, पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार उपकरण, तीसरा है बड़े पत्थर से घिरी हुई समाधियाँ, चौथा है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत की उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो पाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घिरी हुई समाधियाँ। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन में प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन में प्रमाण मिलते हैं। आपके ऑप्शन है औदे, बोरी, बागौर, लखनिया। निम्नलिखित किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों जिस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन में प्रमाण मिलते हैं वो है बागौर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रामाणिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्या है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। आपके ऑप्शन है मुंडीगढ़, मेहरगढ़, दम्ब सादत, बालाकोट।
फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रमाणिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे? बी पे, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, इस सेवन से जुड़ा है, वे हैं, पहला है राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, दूसरा है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, तीसरा है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, दूसरा है माघो स्वरूप वत्स एवं वीपी राव। कहें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम H7 से जुड़ा है वे कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम H7 से जुड़ा है वे हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या राइट हो जाएगा कि रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? प्रश्न क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है वृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो दोस्तों आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, आपने पता भी होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा, मनुस्मृति का संबंध किससे है? मनुस्मृति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है शासनकाल से, अर्थशास्त्र, कानून से, सामाजिक व्यवस्था से। तो दोस्तों मनुस्मृति का संबंध जो है वो है कानून से। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के विषय में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान उसके पुरातात्विक अवशेष तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। बिल्कुल सही है। अगला है सड़कों के किनारे की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। बिल्कुल सही है। अगला है आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के विषय में जो कथन वो तीनों सही हैं। आइए देखते हैं किस कोड पे सही दे रहा है। तो ये सी पे दे रहा है दोस्तों। सी कोड आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा स्थल के विषय पर प्रकाश डालना है। आइए देखते हैं पहला कथन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। बिल्कुल सही है। और इसकी खोज प्रकाश दास बनर्जी ने किया था। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट में बताना है दोस्तों। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। बिल्कुल ये सही है। अगला कथन क्या है? यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न है। तीसरा, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 900 मीटर चौड़ा है। जिसे टीले पर यह दुर्ग बना है जिस टीले पर यह दुर्ग बना है दोस्तों, उसे व्हीलर ने क्या नाम दिया है? ग्राउंड ए बी संज्ञा का नाम दिया है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। बात करें तो आपका ये तीनों ही कथन सही है। तो तीनों कथन कहाँ पे? ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कालीबंगा के विषय में सही है। आइए देखते हैं क्या कथन कह रहा है कि यह राजस्थान के गंगानगर जिले में दगधर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा का शताब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। दूसरा, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। अगला है कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार के लिए 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कूट कह रहा है 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 2, केवल 3। बताइए उत्तर में आंसर क्या होगा दोस्तों? कालीबंगा के विषय में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका तीनों राइट हो जाएगा। तीनों राइट कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता की आर्थिक जीवन था वो कैसा था सिंधु सभ्यता का? तो पहला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नति कृषि तथा व्यापार था। उन्नति का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? उन्नत कृषि था। क्या था दोस्तों? उन्नत कृषि और व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है कि कृषि कार्य के लिए प्रस्तर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला, संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। उपर्युक्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। कूट कह रहा है 1 और 2, केवल 1, केवल 2, तो यहाँ पे दोनों सही है, तो पहला सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो तैयार किया जाता है। अगर आपको और प्रश्नों को देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन है। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया से समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। दोस्तों फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।